हाँ बेटा मधु। हाँ बेटा ऐसा था कि जो आप कह रहे थे सुबह कि वो टीचमेंट पे कोई नोटिफिकेशन दिखाया है, तो वो ट्राई कर रहे थे बेटा पेपर बनाने के लिए, तो उसकी वजह से नोटिफिकेशन तो जाता ही है, लेकिन आपकी डेट शीट आ जाएगी और वो आपको पोस्ट कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम होंगे, उससे पहले नहीं। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो बेटा अब 120 पेज पे निकालिए। ये नोमैडिक एम्पायर्स का टॉपिक है, जो 120 पेज, कंक्लूजन सिचुएटिंग गेंगिस खान एंड द मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में चंगेज खान का और मंगोलों का किस तरह का योगदान है, उसका निष्कर्ष लिखा हुआ है। वैन वी रिमेंबर गेंगिस खान टुडे, आज जब भी हम उन्हें चंगेज खान को याद करते हैं, द ओनली इमेजेस, तो हमारे सामने इसी तरह के दृश्य उभरते हैं, दैट अपीयर्स इन आवर इमेजिनेशन आर दोज ऑफ द कॉन्क्यूरर, कि वह एक विश्व विजेता था। इस तरह की कल्पना हमारे मस्तिष्क में सामने आती है। द डिस्ट्रॉयड ऑफ सिटीज, और बहुत शहरों को नष्ट करने वाला, एन इंडिविजुअल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, और अकेला ऐसा व्यक्ति जो हजारों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। मैनी 13th सेंचुरी रेजिडेंट ऑफ टाउन्स इन चाइना, चीन के अंदर बहुत सा 13वीं सदी के दौरान बहुत से छोटे छोटे कस्बों को बसाने वाला वह शासक रहा। उसने ईरान में भी ऐसा किया, ईस्टर्न यूरोप में भी ऐसा किया। लुक्ड एट द हॉर्ड्स फ्रॉम द स्टेपी विद फियर एंड स्टेट, और स्टेपी क्षेत्र के अंदर भय और आतंक के पर्याय के तौर पर उन्हें जाना जाता है। एंड यट, और अभी तक भी, फॉर मंगोल्स, मंगोलों की तरफ से, गेंगिस खान वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल द टाइम, चंगेज खान हमेशा से ही बहुत ही महान शासक रहा है, महान नेता रहा है। यूनाइटेड द मंगोल पीपल, उसने मंगोल लोगों को इकट्ठा किया। फ्रीड देम फ्रॉम इंटरमिनेबल ट्राइबल वॉर्स, और अंतर जो कबीले के अंदर या अनुसूचित जनजातियों के बीच जो आपस में जो झगड़े हुआ करते थे, जो संघर्ष हुआ करते थे, या आंतरिक जो संघर्ष हुआ करते थे कबीलों के बीच, उनको उन्होंने पूरी तरीके से खत्म किया। एंड चाइनीज एक्सप्लोटेशन, और चाइना की तरफ से जो शोषण हो रहा था उसे खत्म किया। ब्रॉट देम प्रोस्पेरिटी, और आत्मनिर्भरता विकसित किया, समृद्धि लेके आए। असेंड एक ग्रांड ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर, और एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की। रेस्टोरेड ट्रेड रूट्स, और उसने यात्रा तथा व्यापार मार्ग विकसित किए। एंड मार्केट्स दैट अट्रैक्टेड डिस्टेंट ट्रेवलर्स लाइक द वेनेटियन मार्को पोलो, और उसने बहुत से ऐसे बाजारों को विकसित किया जहां पर बहुत दूर दराज के यात्री लोग वहां आने को आकर्षित हुए, जैसे कि मार्को पोलो का एग्जाम्पल आता है। द कंट्रास्टिंग इमेजेस आर नॉट सिंपली ए केस ऑफ डिसिमिलर पर्सपेक्टिव्स, यहाँ पे जो इस तरह की तुलनात्मक जो भी तस्वीरें होती हैं, उससे इस तरह के संदर्भ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। दे शुड मेक अस पॉज, इससे एक रुकावट बन जानी चाहिए। एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ वन डोमिनेंट पर्सपेक्टिव कैन कंप्लीटली इरेज ऑल अदर्स, जिसमें एक व्यक्ति का जो वर्चस्व होता है, प्रभुत्व जो होता है, दूसरों के प्रभाव को कैसे खत्म कर देता है। बियॉन्ड द ओपिनियन ऑफ डिफीटेड सेडेंटरी पीपल, यानी ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगा दिए गए थे, तो उन लोगों की विचारधारा के पीछे, कंसिडर फॉर ए मोमेंट ऑफ सीयर size of Mongol dominion in the 13th century and the diverse body of the people and faith that it embraced, कि इस साम्राज्य के अंदर, चंगेज खान के साम्राज्य में 13वीं सदी के दौरान अलग अलग सामाजिक जो गठबंधन या संस्थाएं मौजूद थी, अलग अलग आस्था या धर्म वाले लोग रहते थे। 13वीं सदी के बारे में बताया गया है। तो मंगोलों के अधिराज्य की स्थिति के बारे में बताया है कि उस दौरान काफी संख्या में उनका मतलब उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, और लोगों में एक डर की भावना थी, लोग उनका कहना मानते थे। Although the Mongol Khans themselves belong to a variety of different faiths, यद्यपि मंगोल जो हैं, मंगोल खान जो शासक हैं, वे अलग अलग धर्मों के अंदर विश्वास रखते थे। समन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड इवेंचुअली इस्लाम, उन्होंने समन लोगों के रूप में उन्हें जाना जाता है, बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में जाना जाता है, ईसाई और इस्लाम। दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीफ डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी, उन्होंने अपनी सार्वजनिक नीतियों के अंदर
कभी भी अपने निजी आस्था और विचारों को नहीं बताया। द मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्म्ड कंटिजेंट्स फ्रॉम पीपल ऑफ द ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन्स। मंगोल शासक जो प्रशासकों को नियुक्त करते हुए या फिर आर्मी के बड़े अधिकारी नियुक्त करते हुए कभी भी निर्जातीय नस्ल, सभी निर्जातीय नस्लों और सभी धर्मों के लोगों को उसमें सेलेक्ट करते थे। Theirs was a multi-ethnic, multilingual, multi-religious regime that did not feel threatened by its pluralistic constitution. यहाँ का जो बहुलवादी जो संविधान था उसके अंदर बहुभाषी लोग, बहुधार्मिक लोग और बहुत सी निर्जातीय या नस्लों के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। This was utterly unusual for the time. ये बहुत ही असाधारण था। And the historians are only now studying the ways in which the Mongol provided ideological model for the later regime like the Mughals of India to follow. यहाँ पे ये बताया गया है कि यह बहुत ही असाधारण था। इतिहासकार इस चीज का अध्ययन करने से पता लगाते हैं कि यहाँ मंगोल शासकों ने एक आदर्शवादी विचारधारा को विकसित किया था जो बाद में उनके वंशजों यानी मुगल शासक जो भारत के अंदर शासन किया था उन्होंने उस बात का अनुसरण किया। द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑन मंगोल एंड एनी डोमेस्टिक रिजाइन। यहाँ पर मंगोलों के दस्तावेजों के विषय में बताया गया, दस्तावेजों की प्रकृति और यायावर साम्राज्य की जानकारी यहाँ पे बताई गई है। एनी नोमैडिक रिजाइन मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन that led to the confederation of the fragmented group of people in pursuit of an ambition to create an empire। यानी किसी भी साम्राज्य को संगठित करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि परिसंघ जो कि अलग अलग समूहों से गठित करके बनाए गए थे वे किसी तरीके से एक साथ बने रहेंगे या उनके बीच में एक परिसंघ बनाने की क्षमता विकसित रहेगी या अभिलाषा रहेगी। द मंगोल एम्पायर इवेंचुअली अल्टर्ड इन इट्स डिफरेंट milieux, but the inspiration of its founder remained a powerful force। यहाँ पर बताया गया कि मंगोल साम्राज्य के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर बहुत से जैसे विचारधारा के लोग, बहुत सी धार्मिक आस्था के लोग और अलग अलग परिकल्पनाओं वाले लोग यहाँ पर रहे। रिमेन्ड ए पावरफुल फोर्स। और यहाँ इनका जो शक्तिशाली प्रभाव शासन के अंदर प्रेरणा का स्रोत बना। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के अंत तक, तैमूर अनदर मोनार्क इंस्पायर्ड टू यूनिवर्सल डोमिनियन। तैमूर जिसने कि अंतरराष्ट्रीय या फिर हम कह सकते हैं कि विश्व राज्य स्थापित करने के लिए एक मोनार्क के रूप में वो उद्भव हुआ उनका। हेजिटेटेड टू डिक्लेयर हिमसेल्फ मोनार्क। वे अपने आप को मोनार्क कहने से हिचकिचाते थे बिकॉज ही वाज नॉट ऑफ गेंगिस खानी डिसेंट, क्योंकि वे चंगेज खान के वंशज नहीं थे। बट व्हेन ही डिड डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी, लेकिन जब उसने अपने प्रभुसत्ता को सबके सामने रखा, इट वाज एज सन इन लॉ गुरगेन, जैसे कि उनका जो है सन इन लॉ यानी उनके इसको हम कह सकते हैं दामाद, अपने दामाद गुरगेन को उन्होंने अपना वंशज बनाया ऑफ गेंगिस खानिद फैमिली। इट वाज एज द सन इन लॉ ऑफ गेंगिस खानिद फैमिली, यानी यह चंगेज खान के और दामाद का जो रिलेशन इस तरह का रहा है और उनके हाथ में प्रभुसत्ता चली गई है। टुडे आफ्टर डिकेड्स ऑफ द सोवियत कंट्रोल, यहाँ पर सोवियत नियंत्रण के दशकों तक सोवियत नियंत्रण में रहने के बाद, द कंट्री ऑफ मंगोलिया इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी। तो मंगोल राज्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ही हैज सीज्ड अपॉन गेंगिस खान एज ए ग्रेट नेशनल हीरो। चंगेज खान को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना जाता है या हीरो के रूप में जाना जाता है। हु इज पब्लिकली वेनरेटेड एंड हुज अचीवमेंट्स आर रिकाउंटेड विद प्राइड। और उनको सार्वजनिक रूप से बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलता है और बहुत ही गर्व के साथ उनकी उपलब्धियों को गाया जाता है, समझा जाता है। एट ए क्रूशियल जंक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ द मंगोलिया, मंगोलिया के इतिहास के अंदर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इसे माना जाता है, चंगेज खान हैज once again appeared as an iconic figure for the Mongol people। मंगोल लोगों के अंदर एक आइकॉनिक फिगर के रूप में चंगेज खान प्रतीत हुए। मोबिलाइजिंग मेमोरीज ऑफ ए ग्रेट पास्ट इन द फॉर्जिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी
उन्होंने राष्ट्रीय पहचान को विकसित करने के लिए उन्होंने जो बीती हुई बातें थी उनको मोबिलाइज किया, उनको गतिशील बनाया, उनका विकास किया, दैट कैन कैरी द नेशन इनटू द फ्यूचर, जो कि राष्ट्र को आगे एक महान राष्ट्र का रूप धारण करने में जो भविष्य में मदद करने वाली थी। द कैप्चर ऑफ बगदाद बाय द मंगोल लोगों के द्वारा बगदाद पर नियंत्रण का दृश्य दिखाया गया है। ए मिनिएचर पेंटिंग इन द क्रॉनिकल ऑफ द राशिद अल दीन, तो राशिद अल दीन के वृतांत के जरिए मिनिएचर पेंटिंग दिख रही है। तबरीज 14th सेंचुरी, जो कि 14वीं सदी के दौरान की दिख रही है। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे। ये आपका जो चैप्टर है ये पूरा हो रहा है। मंगोलों के विषय में था, चंगेज खान के विषय में था। इसके सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बता दी गई हैं। यहाँ पर कुबिलाई खान एंड द छाबी इन कैंप, एक यानी कुबिलाई खान और छाबी नाम के व्यक्ति को एक सैन्य शिविर के अंदर दर्शाया गया है। सैन्य शिविर में ये आराम भर पा रहे हैं। अब यहाँ अगले जो टॉपिक चलेगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसके अंदर हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य यानी यूरोपियन साम्राज्य का इतिहास और उसकी परिचर्चा हम देखेंगे। देखिए कितनी शानदार यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई हैं, जिनका आकार आप देख सकते हैं, कितनी बहुत ऊंची इमारतें बनी हुई हैं और इनकी बनावट शैली देख सकते हैं। जहाँ कहीं कहीं पर गुंबद भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे मंदिरों के अंदर होते हैं। ये जैसे चर्च होती है तो चर्च के अंदर जैसे इस तरह का की बनावट शैली का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। एक बहुत बड़ी ऊंची मीनार का यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मडन की मस्जिद हो, इस तरह का रूपरेखा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्या है, देखिए चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस वी हैव सीन हाउ बाय द 9th सेंचुरी, हम ये देख सकते हैं कि 9वीं सदी तक लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अमेरिका विटनेस की बहुत ही बड़ी गवाही देते हैं। एशिया और अमेरिका के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र इस बात की गवाही देते हैं, द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ ग्रेट एम्पायर, कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास और विस्तार देखने को मिला। सम नोमैडिक, कुछ उनमें यायावर साम्राज्य रहे। सम बेस्ड ऑन वेल डेवलप्ड सिटीज, कुछ बहुत ही पूर्ण विकसित शहरों पर निर्भर कर रहे थे। ट्रेडिंग नेटवर्क्स और व्यापार पर निर्भर कर रहे थे, व्यापार जाल वहां देखने को मिलता था। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर थी, दैट सेंटर्ड ऑन देम, और इसी बात पर वो निर्भर थे। द डिफरेंस बिटवीन मकदूनिया के शासक के बीच अंतर, रोमन एंड अरब एम्पायर्स, रोमन और अरब साम्राज्य के अंदर इस तरह का अंतर बताया गया है। एंड द वंस दैट प्रोसीडेड देम, इजिप्टियन एंड असीरियन, चाइनीज एंड मौर्यन, यानी उसी समय पर मिस्र के अंदर साम्राज्य विकसित हुआ, असीरिया में हुआ, चाइना में हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ। वॉज दैट दे कवर्ड ग्रेटर एरिया ऑफ द टेरिटरी, इसमें बहुत बड़े क्षेत्र पर, इसके शासन क्षेत्र पर बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था। एंड वर्ड कॉन्टिनेंटल एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल इन नेचर, इनमें से कुछ महाद्वीपीय प्रकृति के थे, कुछ पार महाद्वीपीय प्रकृति के थे। मंगोल एम्पायर वाज सिमिलर, और मंगोल साम्राज्य जो था इसी तरह का था, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। डिफरेंट कल्चरल एनकाउंटर्स वर क्रूशियल टू व्हाट टुक प्लेस, यहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक जो परंपराएं रही हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, जो आपका लेसन 1 सिलेबस में डाला गया है, लेसन 1 को आप डीपली स्टडी करें, 1 मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ें उसमें, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब नहीं छूट पाएगा, सही तरीके से आप इसको कर पाएंगे। लेसन 1 पे ही बेस होगा आपका ये जो पहला ऑनलाइन टेस्ट है, और इसकी 30 क्वेश्चंस आपके लिए रखे जाएंगे। डेट शीट आपको बता दी जाएगी, ठीक है, आपके इंचार्ज आपके ग्रुप में डाल देंगे। आगे देखिएगा बेटा, द अराइवल ऑफ एम्पायर्स वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज सडन, यहाँ पर जो साम्राज्य का जो यहाँ पे देखा गया, अराइवल ऑफ एम्पायर्स वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज सडन, कि अब बाहर से आने वाले जो साम्राज्य थे या आक्रमणकारी होते थे वो हमेशा गुप्त रूप से ही आप आते थे, बट दे वर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस, लेकिन जब भी कभी बाहरी साम्राज्य का आगमन होता था, बाहरी किसी साम्राज्य का प्रभाव देखने में मिलता था, that had been taking place over a long time in the core of what would become an empire,
तो यहाँ ये देखने में आया दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम इन कोर ऑफ व्हाट वुड बिकम एन एम्पायर, कि एक साम्राज्य का सदस्य या अंग होने के नाते एक लंबे समय के दौरान वहां पर काफी कुछ बदलाव किए गए थे, बहुत चेंजेज आए। ट्रेडिशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे कि विश्व इतिहास की परंपरा, कुड चेंज इन डिफरेंट वेज, उसको अलग अलग तौर तरीकों से उसमें बदलाव आया। इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 19th टू 17th सेंचुरी, 9वीं से यहाँ पे 17वीं सदी तक पश्चिमी यूरोप के अंदर उस अवधि में मच दैट वी कनेक्ट विद मॉडर्न टाइम्स इवॉल्व स्लोली द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रादर देन रिलीजियस बिलीफ्स। इसमें हम देख पाते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान पे टिके हुए प्रयोग अस्तित्व में आ गए थे, बगैर धार्मिक किसी विश्वास पर टिके हुए, यानी धर्म की आस्था के बजाय और वैज्ञानिक तथ्यों पर डिपेंड करने वाले प्रयोग उस समय किए गए, उनका विकास देखने को मिला। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि आधुनिक समय का धीरे धीरे प्रादुर्भाव हो गया था। सीरियस थॉट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के गठन के बारे में गंभीर विचार, विद अटेंशन टू द क्रिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं के गठन की प्रक्रिया की तरफ ध्यान केंद्रित करना, पार्लियामेंट संसद का निर्माण करना, डिफरेंट कोड ऑफ लॉ, कानून बनाना, अलग अलग तरह के कानून निर्मित करना, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान में सुधार करना, दैट वाज यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जो कि उद्योगों में भी देखने को मिला और कृषि क्षेत्र में भी। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज चेंजेस कुड बी फेल्ट विद ग्रेट फोर्स आउटसाइड यूरोप, और यूरोप के बाहर भी इस तरह के जो धीरे धीरे बदलाव आए उनसे उनको लागू किया। कुड बी फेल्ट विद ग्रेट फोर्स, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों में इस तरह का चेंजमेंट हुआ तो उसका प्रभाव नजर आ रहा था। As we have seen, जैसे कि हमने देखा है, by 15th century CE the Roman Empire in the West had disintegrated, कि पश्चिम दिशा के अंदर रोमन साम्राज्य धीरे धीरे जो है 5वीं सदी के दौरान विघटित हो रहा था इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप, पूर्व और पश्चिम यूरोप के अंदर। The remains of the Roman Empire were slowly adapted to the administrative requirements and needs of tribes that had established kingdom there. यहाँ ये बताया गया है कि रोमन साम्राज्य के जो बचे हुए अवशेष थे वे धीरे धीरे क्या कर रहे थे, प्रशासनिक सुधारों की जरूरत को और उनकी आवश्यकता को, जो कि कबीलाई लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही थी, वहां पे कबीलाई साम्राज्य स्थापित करने की डिमांड लगातार की जा रही थी। However, urban centers were smaller in Western Europe than further east. यहाँ पे सुदूरवर्ती पूर्व की जगह पर यहाँ जो अर्बन सेंटर्स थे वो ज्यादा छोटे थे, यानी शहरी केंद्र थोड़े छोटे थे वेस्टर्न यूरोप के अंदर। वेस्टर्न यूरोप के अंदर छोटे शहरी केंद्र थे, जबकि पूर्व के अंदर बड़े शहरी केंद्र देखने को मिलते थे। बाय द 9th सेंचुरी, 9वीं सदी के तक आते आते द कमर्शियल एंड अर्बन सेंटर्स, वाणिज्यिक केंद्र और शहरी केंद्र यहाँ पे बताया गया, एक्स, लंदन, रोम, सियना, ये प्रमुख शहरों के नाम हैं जहाँ पे उस समय शहरी केंद्र विकसित हुए। दो स्मॉल, ये थोड़े छोटे थे, कुड बी डिसमिस्ड, इनको ये कभी भी नष्ट भी हो सकते थे। फ्रॉम द 9th to the 11th सेंचुरी, 9वीं से 11वीं सदी तक, देयर वर मेजर डेवलपमेंट इन द कंट्रीसाइड इन द वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के अंदर देहात के अंदर बड़ा बदलाव देखने में आया। चर्च एंड रॉयल गवर्नमेंट डेवलप्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन इंस्टीट्यूशंस विद द कस्टमरी रूल्स ऑफ ट्राइब्स, यहाँ पर जनजातीय लोगों के लिए जो परंपरागत कानून थे उसके अंदर और रोमन जो संस्थाएं होती थी उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया चार्च और शाही सरकार के द्वारा। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वाज द एम्पायर ऑफ चार्ल मैग्ने इन वेस्टर्न। चार्ल मैग्ने के एग्जाम्पल, चार्ल मैग्ने का जो साम्राज्य है उसके उदाहरण के जरिए जो कि पश्चिम में स्थापित किया गया था, ये एक अच्छा उदाहरण है। सेंट्रल यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th सेंचुरी, और 9वीं सदी में मध्य यूरोप भी इसका उदाहरण है। इवन आफ्टर इट्स रैपिड कोलैप्स, इसके तेजी से इसका विनाश होने के दौरान, अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स परसिस्टेड, उस समय शहरी केंद्र और व्यापार जाल जो है सामने नजर आ गए, यानी वो उनका उद्भव हुआ। एल्बीट अंडर हैवी अटैक फ्रॉम हंगेरियंस, और हंगरी के लोगों के द्वारा सेनाओं के द्वारा भारी आक्रमण किया गया। वाइकिंग एंड अदर्स, वाइकिंग लोगों के द्वारा और हंगेरियन लोगों के द्वारा बहुत भयंकर आक्रमण किया गया, उसका रिजल्ट इन्होंने भुगता।
यहाँ तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। आपका फिर उसी तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी बार बार दिक्कत हो रही है बेटा प्रियंका। कभी मधु आप डिस्कनेक्टेड होते हो, कभी प्रियंका होती है, क्या बात है आज? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो इसका मतलब है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी मैं देख रहा हूं कि बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आवाज तो तब आएगी ना जब कनेक्टेड आप रह पाएंगे रेगुलर। जैसे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो थोड़ी देर में ही। मेरे यहां से एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रियंका आ रही है बेटा आवाज? मधु? ये सर ठीक है। तो बेटा वो ऐसा है कि आपके वहां पे इंटरनेट की जो कवरेज है वो कम है, इसका मतलब बार बार इस वजह से आप डिस्कनेक्टेड होते हो। कोशिश कीजिए बेटा कंटिन्यू बना यहाँ पे रहें, नहीं तो फिर आप नहीं याद रह पाएगा आपको मैटर। आगे देखिए, व्हाट हैपेंड वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। सामंतवाद क्या था, इसके विषय में बताया गया। सामंतवाद क्या है? सामंतवाद को हिंदी में बेटा जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते हैं। वो खुद खेती नहीं करते, वो खुद तो शहरों में रहते थे, लेकिन वो किसान को खेती करने के लिए दे देते थे और उससे पैसा वसूल करते थे। फ्यूडलिज्म वाज मार्क्ड बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अराउंड कैस्टलर्स एंड द मैनर हाउसेस। बड़े बड़े जागीर के क्षेत्रों में और कैस्टल हाउसेस के अंदर, कैस्टल जहाँ पे महल बने हुए हों, जहाँ खेतों के अंदर मकान बने हों, तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो सामंतवाद की पहचान के रूप में सामने आया। वेयर लॉर्ड्स ऑफ द मैनर पजेस्ड लैंड, जहाँ पर जो मेनर के जो जागीरदार होते थे वो जमीन के हकदारी होते थे। दैट वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट, जो कि किसानों के द्वारा उन पे खेती की जाती थी, जिन्हें सर्फ कहा जाता था। हु प्लीज देम लॉयल्टी, और उनकी वफादारी भी उनके साथ बनी रहती थी। गुड्स एंड सर्विसेज, विभिन्न प्रकार की सेवाएं और वस्तुएं उन्हें प्रदान करते थे। दी लॉर्ड्स इन द टर्न प्लीज देयर लॉयल्टी टू ग्रेटर लॉर्ड्स हु वर वेसल्स ऑफ किंग्स। यहाँ ये बताया गया है कि दीज लॉर्ड्स इन द टर्न प्लीज्ड देयर रॉयल लॉयल्टी। यहाँ पे उनकी वफादारी का मतलब भुगतान करने के लिए या उसके बदला चुकवाने के लिए यहाँ बड़े जो लॉर्ड होते थे या बड़े राजा जो होते थे, जिन्हें वेसल ऑफ किंग्स कहा गया है, तो वो उनके सामने उनकी वफादारी का जिक्र करते थे। द कैथोलिक चर्च सेंटर्ड ऑन द पेपेसी, तो कैथोलिक चर्च जो है, जो कि पेपेसी जिसको पूरी तरह से केंद्रित किया गया था, सपोर्टेड द स्टेट ऑफ अफेयर्स, जिसमें इस तरह के जो मामले होते थे उनमें सपोर्ट किया गया था। इट्स सेल्फ पजेस्ड लैंड, और जमीन पे कब्जा कर लिया था। इन ए वर्ल्ड वेयर अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, जहाँ पर जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। पुअर सेंस ऑफ मेडिसिन, जहाँ पे लोगों को दवाइयों की उपलब्धता नहीं होती थी। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर कॉमन, और यहाँ पे जीवन प्रत्याशा या आयु प्रत्याशा भी औसत ही थी। द चर्च शोड पीपल हाउ टू बिहेव, चर्च ने लोगों को दर्शाया या दिखाया कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। सो दैट लाइफ आफ्टर डेथ एटलीस्ट वुड बी टॉलरेबल, कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो सहनीय हो सके। मोनेस्ट्रीज वर क्रिएटेड वेयर गॉड फियरिंग पीपल could devote themselves to the service of God in the way of Catholic churchmen thought men fit equally। यहाँ मोनेस्ट्रीज के बारे में बताया गया कि मठों के अंदर जो भगवान से डरने वाले लोग होते थे वो उसके अंदर रहते थे, सेवाएं करते थे, और कैथोलिक जो चर्च वाले व्यक्ति होते थे वो उनका शोषण भी करते थे। चर्चेज वर पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ स्कॉलरशिप, और ये जो चर्च होते थे ये एक छात्रवृत्ति का एक जाल के रूप में सामने आए। दैट रैन फ्रॉम द मुस्लिम स्टेट्स ऑफ स्पेन, जो कि स्पेन के मुस्लिम राज्य से निकल करके और बाइजेंटाइन साम्राज्य में चले गए। एंड दे प्रोवाइडेड द पेटी किंग ऑफ द यूरोप विद ए सेंस ऑफ ऑपुलेंस ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड बियॉन्ड, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और दूसरे और अन्य क्षेत्रों के अंदर यहाँ बताया गया कि यहाँ यूरोप के अंदर बहुत से राजाओं पर, बहुत से शासकों पर इस तरह का प्रभाव देखने को मिला। तो बेटा उस टॉपिक को आप प्रॉपरली पढ़ लेना इसे, ठीक है?
और कंटिन्यूटी बना के रखें, क्लास को बीच में नहीं जाना है। अब आप रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन लीव नाउ।